एक दौर हुआ करता था जब अमरमणि का अस्तित्व उस नागमणि की तरह हुआ करता था जिसे हर सत्ताधारी पार्टी हासिल करना चाहती थी। चाहे पार्टी कोई भी पार्टी सत्ता में हो, लेकिन अमरमणि का वर्चस्व हमेशा बुलंदी पर रहा करता था। आपको बता दें कि वो वक्त था जब पूर्वांचल में ब्राह्मण और राजपूतों की राजनीति अपने चरम पर थी। उस दौर में अमरमणि एक बेहद कद्दावर ब्राह्मण नेता के रूप में उभर कर सामने आए थे। एक ऐसे नेता जो कि हर पार्टी में मंत्री बनाए जाते थे, हर सत्ताधारी पार्टी की जरूरत बन चुके थे। लेकिन इतनी बड़ी राजनीतिक रसूख होने के बावजूद मात्र एक घटना एक ऐसी घटी जिसके बाद उनके सारे राजनीतिक करियर पर पूर्ण विराम सा लग गया। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड, जिसे लगभग हर व्यक्ति जानता होगा, एक ऐसा हत्याकांड जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में सुगबुगाहट ला दी थी। और इस हत्याकांड की वजह से ही अमरमणि के राजनीतिक रसूख पर एक स्याह धब्बा लग गया, जो 20 साल की सजा काटने के बावजूद धूमिल तो हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से मिटा नहीं है। आपको बता दें कि फिलहाल 20 साल की सजा काटने के बाद अमरमणि अब रिहा हो रहे हैं और उनके पूरी जीवन काल की, उनके पूरे राजनीतिक करियर के बारे में आज हम आपको विस्तृत बातें बताएंगे, विस्तृत तौर पे चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की, किस तरीके से एक कद्दावर ब्राह्मण नेता बनकर के वो उभरे और कैसे कैसे वो अलग अलग पार्टी की जरूरत बनते गए। ऐसी कोई पार्टी नहीं है, ऐसी कोई भी पार्टी नहीं रही सत्ता में जिसने अमरमणि का हाथ नहीं थामा, अमरमणि का दामन नहीं थामा। तो क्या रहा उनका पूरा ये दौर, किस तरीके से उन्होंने अपने इस पूरे करियर को देखा है और अब जब वो वापस आ रहे हैं तो क्या संदेश आने वाला है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखें। यूपी की राजनीति में अमरमणि त्रिपाठी का राजनीतिक कद काफी मायने रखता है। वर्ष 1956 में जन्मे अमरमणि त्रिपाठी ने अपराध की दुनिया से राजनीति तक का सफर तय किया था। अमरमणि के राजनीतिक करियर की शुरुआत बिल्कुल हिंदी फिल्म के एक्शन हीरो की तरह से थी। जिस तरीके से हीरो आता है, मारपीट करता है, इस तरीके से ही अमरमणि पर भी तमाम तरह के आरोप लग चुके थे उनके राजनीतिक करियर में एंटर करने के पहले ही। वो दौर था जब पूर्वांचल में ब्राह्मण वर्सेस राजपूत हुआ करता था, जहां एक तरफ ब्राह्मणों की अगुवाई हरिशंकर तिवारी कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ वीरेंद्र शाही राजपूतों की अगुवाई कर रहे थे। और ऐसे में दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था वो काफी ज्यादा देखने को मिलता था। पूर्वांचल में ये काफी ज्यादा जो है वो ब्राह्मण वर्सेस राजपूत हुआ करता था। उस दौरान अमरमणि जो है वो उनकी एंट्री होती है और वो हरिशंकर तिवारी की तरफ से जो है वो लड़ाई लड़ते हैं। हरिशंकर तिवारी की तरफ से उन्हें काफी ज्यादा देखा जाता है और देखते ही देखते वो हरिशंकर तिवारी के काफी करीबी बन जाते हैं, उन्हें करीबी का तमगा मिल जाता है। इसके बाद हरिशंकर तिवारी ने उन्हें वीरेंद्र शाही के खिलाफ चुनावी मैदान में उतार दिया। 1980 में वो सबसे पहले लक्ष्मीपुर, जिसे परिसीमन के बाद अब नौतनवा कहा जाता है, वहां से उन्हें चुनाव लड़ा दिया गया। लेकिन उस दौरान जो है वो हरिशंकर तिवारी को कम्युनिस्ट पार्टी का भी सहारा मिला था, कम्युनिस्ट पार्टी ने भी उन्हें सपोर्ट दिया था। लेकिन इसके बावजूद 1980 में अमरमणि को हार का सामना करना पड़ता है, वीरेंद्र शाही उन्हें हरा देते हैं। 1985 में भी उन्हें दोबारा से जो है वो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इस बार भी उन्हें हार ही मिलती है, जीत नहीं हासिल होती है। अब इसके बाद अमरमणि ने यह सोच लिया था कि उन्हें राजनीतिक रणनीति को बदलने की जरूरत है और उन्होंने अब की कांग्रेस की सदस्यता हासिल की। यानी 1989 में जो चुनाव हुए उसमें उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता हासिल की और पहली बार विधायक चुने गए। इसी के बाद से उनका राजनीतिक करियर शुरुआत हुई और लगातार जो है वो चुनावी मैदान में वो डटे रहे। 1991 में, 1993 में दोनों बार उन्होंने जो है वो चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों बार हार गए। इसके बाद 1996 में उन्होंने फिर से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। हालांकि तब उत्तर प्रदेश में भाजपा बसपा गठबंधन की सरकार बनी थी। इसके बाद अमरमणि ने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा की सदस्यता हासिल कर ली थी। भाजपा ने उन्हें पार्टी में आते ही मंत्री बना दिया। इसके बाद किन्हीं कारणों से वो पार्टी से निकाले भी गए, लेकिन पूर्वांचल में अमरमणि की धमक दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। ब्राह्मण वोट बैंक के बीच मजबूत होते अमरमणि राजनीतिक दलों की जरूरत बन चुके थे। इसी दौरान अमरमणि की लखीमपुर खीरी की वीर रस की कवित्री मधुमिता शुक्ला से पहचान बढ़ी। ये पहचान इतनी बढ़ी कि प्रेम प्रसंग में तब्दील हो गई। इसके बाद जैसे अमरमणि का बुरा दौर शुरू हो गया। बताया जाता है कि मधुमिता प्रेग्नेंट हो गई थी। मधुमिता के ऊपर लगातार एबॉर्शन का दबाव बनाया जाने लगा, लेकिन मधुमिता एबॉर्शन नहीं कराना चाहती थी। इसके बाद 9 मई 2003 को लखनऊ की पेपर मिल कॉलोनी की रहने वाली मधुमिता शुक्ला के घर 2 बदमाश घुस गए।
और गोलियों की बौछार कर उसकी हत्या कर दी। इस हत्याकांड का बहुत बड़ा आरोपी बाहुबली अमन मणि को बताया गया। मधुमणि त्रिपाठी को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया था। मधुमिता के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके गर्भवती होने का जिक्र था। इसके बाद शक अमन मणि पर और भी गहरा गया। सीबीआई की जांच में राजनीति से अपराध की दुनिया तक को अपने कदम में रखने वाले अमन मणि को दोषी बनाया गया। कोर्ट में 4 सालों तक केस चला। वर्ष 2007 में सजा का ऐलान किया गया। कोर्ट ने अमन मणि और मधुमणि को उम्र कैद की सजा सुनाई। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के बाद अमन मणि को जेल तो हो गई, लेकिन अभी भी उनकी जमीनी पकड़ ढीली नहीं हुई थी, क्योंकि उन्होंने एक वीडियो जेल से ही जारी किया था अपने बेटे अमन मणि के लिए, जो कि नौतनवा से चुनाव लड़ रहे थे, विधायकी का चुनाव लड़ रहे थे, और उन्होंने एक वीडियो जारी करके नौतनवा की जनता से ये अपील की थी कि उनके बेटे को जिता दिया जाए, और इसके बाद अमन मणि को जीत भी हासिल हुई थी। वैसे अगर देखा जाए तो इतने लंबे तक जेल में रहने के बाद किसी भी नेता की राजनीतिक पहचान तक दांव पर लग जाती है, लेकिन अमन मणि एक ऐसे शख्स हैं जिनकी राजनीतिक पहचान न कभी दांव पर लगी और ना ही कभी लगेगी। आज भी उनके आने को लेकर के, उनकी रिहाई को लेकर के जिस तरह का माहौल देखा जा रहा है, उसे देख करके ये कहा जा सकता है कि आज भी जनता में जमीनी स्तर पर उनकी जो पकड़ है वो बेहद मजबूत है।